बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की समय सीमा की अवधि 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। अब 13 मई की सुबह 6 बजे से 27 मई की सुबह 6 बजे तक यह प्रभावी रहेगा। सुबह 6 से दोपहर 3 बजे की जगह अब दोपहर 2 बजे तक ही लोग घरों से बाहर निकल सकेंगे। वहीं ईद के बाद 16 मई से और सख्ती बढ़ती जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बुधवार को हुई इस बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में 13 मई की सुबह 6 बजे समाप्त हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को जनहित में बढ़ाने का फैसला लिया गया। अब आपको बताते हैं राज्य आपदा प्राधिकार की बैठक में लिए गए बड़े फैसलों के बारे में। देखिए, झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अवधि विस्तार 27 मई तक जारी रहेगा। 27 मई तक जारी रहेगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। 16 मई से कोरोना गाइडलाइन में सख्ती बढ़ती जाएगी। शादी समारोहों में केवल 11 लोगों को ही अनुमति दी गई है। अंतर जिला अंतर्राज्यीय बस सेवा इस दौरान बंद रहेगी। निजी वाहनों को बाहर जाने के लिए पास लेना होगा। वहीं बाहर से झारखंड आने वाले लोगों की कोरोना जांच जरूरी हो गई है। ट्रेन या फ्लाइट के यात्रियों को आने जाने की छूट है। वहीं आने जाने के दौरान वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। मास्क पहनना जरूरी है, नहीं पहनने पर कार्रवाई की जाएगी। और इससे पहले कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सांसदों और विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण के मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। इस दौरान सत्ताधारी दल और विपक्ष के सांसदों और विधायकों ने अपनी राय रखी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन अलग अलग राजनीतिक दल, विचारधारा और सिद्धांत के बावजूद सबको साथ मिलकर लड़ना है। उन्होंने सभी के सहयोग से कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जीत की उम्मीद भी जताई है। हमें अब ऐसे विपदा के लिए भी हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। हमेशा एक दूसरे का सहयोग करने की जज्बा को जिंदा रखना पड़ेगा और ये तभी इस ऐसे जंग से हम लोग और ऐसे भयावह स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। और झारखंड में 16 मई से सुरक्षा सप्ताह के तहत सख्ती बढ़ाई जाएगी। सरकार के इस निर्देश के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए हैं। दीपक प्रकाश ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, राज्य में पिछले 20 दिनों से चल रहे सुरक्षा सप्ताह के बीच में ये अगले 3 दिनों की छूट का क्या कारण है? क्या इन 3 दिनों में कोरोना से लड़ने का कोई विशेष अभियान चलाएगी सरकार? झारखंड की जनता जवाब चाहती है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि दीपक प्रकाश राज्य सरकार के आदेश को समझ नहीं पाए हैं। उनको सिर्फ राजनीति सूझ रही है। राज्य सरकार ने सोच समझ कर ये फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जनता पर पहले की तरह अचानक से कोई फैसला नहीं थोपा जा रहा है। आम जनता के पास मौका है। अगर वो झारखंड आना चाहते हैं या राज्य से बाहर जाना चाहते हैं तो उनके पास वक्त है। इसके बाद पाबंदियां शुरू हो जाएगी। कि दीपक प्रकाश जी को जो आदेश निकला है वो ठीक से समझ नहीं पाए हैं। दीपक प्रकाश जी को हमेशा राजनीति सर चढ़ के बोलती है। उनसे आग्रह होगा कि वो राजनीति नहीं करे हर विषय पर। उनको ये पता होना चाहिए कि 14 तारीख से वैक्सीनेशन भी शुरू हो रहा है और हमने 3 दिन का जो वक्त इसलिए दिया है कि हम पिछली बार इस चीज को समझे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो आनन फानन में निर्णय लिया था उससे पूरा देश पैनिक हो गया था।
हमने 3 दिन का वक्त दिया है कि 3 दिन के अंदर में जो लोग आ सकते हैं वो आ जाएं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो चले जाएं, उसके बाद पास लेकर के सभी को आना जाना पड़ेगा। इसमें दीपक प्रकाश जी को क्या बात नहीं समझ में आ रही है और जनता क्या पूछ रही है। वही एक राहत भरी खबर यह है कि झारखंड में बुधवार को लगातार चौथे दिन नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीज स्वस्थ हुए हैं। यहां 4,362 नए संक्रमित मरीज मिले, जबकि 8,331 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। नए संक्रमित मिलने से अधिक पुराने मरीजों के स्वस्थ होने से यहां एक्टिव केस की संख्या लगातार घट रही है, जो एक अच्छी खबर है। अब यह संख्या 61,000 से घटकर 50,467 हो गई है। राज्य में बुधवार को 48,005 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिनमें से 4,362 संक्रमित मरीज मिले। इस तरह प्रत्येक 100 लोगों की जांच में 9 लोग संक्रमित पाए गए। इसी के साथ राज्य में लगातार दूसरे दिन 5,000 से कम संख्या में मरीज मिले हैं। रांची की बात की जाए तो रांची में लगातार छठे दिन 1,000 से कम संख्या में नए मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में कल कोरोना से 97 मरीजों की मौत हुई है, जिसमें रांची से 19 मरीज शामिल थे। बुधवार को देवघर में 137 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं 488 लोग कोरोना को मात देकर घर लौट गए हैं। फिलहाल देवघर जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 1,355 हो गई है, जिनकी स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर से हमारे सहयोगी मनीष दुबे। राज्य सरकार के द्वारा कोरोना महामारी के चैन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अवधि बढ़ाकर अब 27 मई तक कर दिया गया है। देवघर की बात करें तो बीते दिन देवघर में कुल 137 कोरोना नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं कोरोना से ठीक होकर घर जाने वालों की बात करें तो कुल 488, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, 488 लोग कोरोना को मात देकर घर के वापसी किए हैं। वहीं अब देवघर में 1355 एक्टिव केस बच गए हैं। देवघर वासियों की ये जागरूकता का नतीजा है और जिला प्रशासन के लगातार मुहिम के द्वारा ये कह सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण देवघर में कम होता दिख रहा है, इससे कहीं ना कहीं देवघर वासी कोरोना को हराने में सार्थक दिख रहे हैं। इसके साथ हम आपसे अपील करेंगे कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले और मास्क का ज़रूर प्रयोग करें, ताकि इस चेन को तोड़ने में हम अपनी भागीदारी निभा सके। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी समेत डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति में आरक्षण के लाभ पर हाईकोर्ट का अहम फैसला आया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ के पूर्वादेश को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सरकार और जेपीएससी के पक्ष को सही ठहराते हुए नियुक्ति में आरक्षण के एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया है। कोर्ट के मुताबिक संयुक्त बिहार के समय हुई परीक्षा में वहां के अभ्यर्थियों को झारखंड कैडर मिला था। ऐसे में उन्हें प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलना संभव था, लेकिन नई नियुक्ति में उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। मामला 2010 के जेपीएससी सीमित परीक्षा से जुड़ा हुआ है। वहीं धनबाद में जोड़ा फाटक कब्रिस्तान टोला के लोगों ने इलाके से कब्रिस्तान को स्थानांतरित करने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर कब्रिस्तान में कोरोना मरीजों को दफनाए जाने पर विरोध जताया। उनका कहना है कि जिस समय यहां कब्रिस्तान बनाया गया था उस समय यहां आबादी नहीं थी, लेकिन अब यहां घनी आबादी है। वहीं कोरोना मरीजों को दफनाए जाने से पूरे इलाके के लोग बीमार हो रहे हैं। उन्होंने इसे तुरंत हटाने की मांग नहीं माने जाने पर आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। माहौल चला हुआ है, इस कोविड के दरमियान इसको यहाँ दफनाया ही नहीं जाना चाहिए। हम लोग उसका घोर विरोध किए हैं, सब जगह लिख के दिए हैं, डीसी साहब को दिए, एसडीओ साहब को दिए, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा। आज पानी के अंदर में उसका कीटाणु जा रहा, उस पानी को अगर हम लोग पिएंगे हमको कोरोना होगा, इसका कौन जिम्मेवार होगा? हमको होगा, मेरा परिवार को होगा।
गवर्नमेंट को इसके लिए दे रहा है क्या? अगर हम मर जाएंगे 5 लाख रुपया दे रहा है कोरोना में मरने से? नहीं दे रहा। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट नहीं मानता है तो हम लोग आत्मदाह करेंगे यहाँ पर। धनबाद में कोरोना काल में एम्बुलेंस वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं। कोविड अस्पताल के रूप में जिला प्रशासन की ओर से शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में खड़े एम्बुलेंस चालकों पर मनमाना भाड़ा वसूलने का आरोप लग रहा है। हाल ये है कि महज 8 किलोमीटर की दूरी के लिए एम्बुलेंस चालक 3,000 रुपए भाड़ा मांग रहे हैं। वहीं रांची जाने के लिए 10,000 रुपए कीमत वसूली जा रही है। इसे लेकर लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर तौर पर दिख रही है। साथ ही सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से संज्ञान लेकर जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। ले जाने के लिए एम्बुलेंस करने आए थे तो मनमाना भाड़ा बोल रहा है 3,000। कितना किलोमीटर जाना है? यहाँ से 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर में 3,000 रुपया। तब तो ऐसे में अगर रांची जाना हो तो फिर ये लोग क्या करें? रांची जाने से इन लोग मांगेगा 10,000। मुन्ना गुप्ता जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसी चीजों को संज्ञान में ले और जो भी जो है इस विकट परिस्थिति में जो अन्याय कर रहे हैं लोगों के साथ, गरीब मरीज के साथ जो इलाज कराने लायक नहीं है, उसमें 10-10 हजार भाड़ा कहाँ से देंगे? इस तरह का जो संज्ञान में आया है इस पर जांच पड़ताल कर उस पर कार्रवाई अविलंब होनी चाहिए। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में 3 दिनों की छूट पर सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि दुबई में जब ईद को लेकर इतनी सख्ती बढ़ती जा रही है तो फिर झारखंड में क्यों नहीं? देश में उन्होंने कहा कि ईद में अगर 5 लोग कहीं इकट्ठे होंगे तो भारतीय रुपया के हिसाब से 12 लाख की जुर्माना, और कोई एक आदमी भी अगर लॉकडाउन के नियमों को अगर वो तोड़ेंगे उनके ऊपर भी लाखों की जुर्माना। तो आप सोच सकते हो, मैंने इसलिए दुबई का उल्लेख किया चूंकि एक मुस्लिम कंट्री है और किस प्रकार से जबकि वहां पर उन्होंने अपने लोगों को, जो कि छोटा राज्य है, आबादी छोटी है, तो अधिकांश लोगों को उन्होंने टीका दे चुके हैं, लेकिन तब भी वो इतनी कठोर बरत रहे थे। देवघर पुलिस ने सारवा और मधुपुर से 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 11 मोबाइल, 18 सिम कार्ड, 4 पासबुक, 10 एटीएम, 1 लैपटॉप, 1 बाइक और 8,000 कैश बरामद किए गए हैं। सभी अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टम केयर एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों को केवाईसी कराने के नाम पर ठगते थे। टीम के द्वारा छापामारी की गई है और उसमें 10 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 11 मोबाइल, 18 सिम, 4 पासबुक, 1 लैपटॉप, 10 एटीएम और 1 टीवीएस अपाचे, नकद 8,000 रुपया बरामद हुआ है। धनबाद के कुसुम विहार में बीएसएनएल के रिटायर्ड एसडीओ की पत्नी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल किराएदार महिला के पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह किराया विवाद और मकान पर कब्जा करना था। राजकुमार किराएदार थे और ये लोग मकान मालकिन के बीच में और बराबर ये लोग का झगड़ा झंझट होते रहता था। खाली कराने की बात करती थी। उसी क्रम में ये बात बढ़ गई। ये लोग ने ठान लिया कि हत्या ही करने से इनका निदान है और इसी क्रम में ये लोग हत्या की। हजारीबाग पुलिस ने 45 बोरा डोडा और भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया है। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि डोडा और अवैध शराब आखिर कहां से लाई गई थी। बरही थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सलोन गांव से पवन कुमार रजक और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। सूचना मिली कि सिंहपुर गड़लाही में पवन कुमार रजक के यहाँ डोडा का फल और कुछ अवैध शराब जो है छुपा कर रखा गया।
इसी सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु स्वयं मेरे द्वारा पुलिस पर थाना प्रभारी बरही श्री उत्तम कुमार तिवारी और बरही सशस्त्र बल द्वारा सिंहपुर में हम छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में लगभग 45 बोरा डोडा का फल और शराब, अवैध शराब की पेटी बरामद हुई। ट्रिम्स में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से कोरोना से मृत डॉक्टर सिराजुद्दीन के परिजनों की मदद के लिए फंड रेजिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान हेमंत सरकार को अल्टीमेटम की याद दिलाई गई। आपको बता दें कि जेडीए की ओर से सरकार को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपकर 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। इस अल्टीमेटम की अवधि आज खत्म हो रही है। जूनियर डॉक्टर्स ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि कोरोना काल में सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा की अनदेखी भारी पड़ेगी। और जो एक बीमा की बात हो रही थी कि 50 लाख का बीमा या 1 करोड़ का बीमा, वो भी मिलना चाहिए झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से। और दूसरा ये है कि हम लोग का जो इंसेंटिव है जो उन्हें भी मिलता पिछले साल का और इस साल का, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, वो भी मिलना चाहिए। और एरियर हम लोगों के 2016 से पेंडिंग है, वो भी मिलना चाहिए। कोई भूखे पेट या खाली पैसे से काम नहीं कर सकता है। अपना जान देकर कोई कितना काम करेगा। आज लगभग 48 आवर्स हो रहा है डॉक्टर सिराजुद्दीन के गुजरने के बाद, लेकिन रिम्स प्रबंधन और सरकार दोनों तरफ से उदासीनता वाली रवैया है। ना रिम्स ने पहल की है, ना सरकार ने पहल की है। जितना खर्च डॉक्टर सिराजुद्दीन का ट्रीटमेंट में लगा है, कम से कम सरकार उतना मुहैया कराइए और कंपनसेशन मनी जो बाकी स्टेट में जितना मिलता है उतना मिलना चाहिए इनको। आइडियली तो हम लोग को इस चीज़ के लिए कोई कैंपेन, कोई प्रोटेस्ट का ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए था। सरकार को चाहिए था, रिम्स प्रशासन को चाहिए था कि आगे आके इस चीज़ में कदम उठाएं और इस चीज़ में हेल्प करें सिराजुद्दीन के परिवार को। पर ऐसा प्रशासन भी नहीं कर रहा है और सरकार भी नहीं कर रहा है और विवश होकर हम लोग को कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।